हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये पीसीएस के लिए और आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए, आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे प्रॉपर एक्सप्लेन भी करेंगे और ये देखेंगे उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो जैसे पीसीएस में इस बार पूछा उसने क्वेश्चन, कुछ वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, जिस ट्रेंड में वो क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे हम करेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर देखिए, नोट्स बना लीजिए और अगर इनको आप नोट्स बनाएंगे, देखेंगे तो नो डाउट आपको बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। तो शुरू करने से पहले यही बात बतानी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में एक-एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलते हैं और देखते चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि कुछ पठार दिए हुए हैं और कहाँ-कहाँ है या किस पठार दिया उसके टाइप्स पूछा गया। देखिए, पहला क्वेश्चन है अंतरपर्वतीय पठार, दूसरा है महाद्वीपीय पठार, तीसरा है इसमें संचयी पठार, चौथा है इसमें पर्वतपदी पठार। देखिए, अंतर पर्वतीय का पठार मतलब क्या होता है? दो पर्वतों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से दो पर्वत हैं और इसके बीच में कोई पठार है, तो उसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। जैसे एग्जांपल में सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या मिल जाएगा? जैसे इंडिया के नॉर्थ में तिब्बत का पठार है। तिब्बत का जो पठार है वो कैसा है? अंतर पर्वतीय पठार। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? एक बोलीविया का पठार है। ठीक है। दूसरा है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय पठार का मतलब होता है एक बड़ा सा पठार होगा जो महाद्वीप जैसा। अच्छा, पठार होते क्या हैं पहले समझ लीजिएगा। पठार का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लाइक टेबल यानी मेज के जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो धरातल से उठा हुआ होता है और उसका जो शीर्ष होता है वो कुछ समतल होता है और फिर यहाँ पर इस तरीके से ढलान होता है। ये ढलान तीव्र भी हो सकता है, कम तीव्र भी हो सकता है। तो इसमें इसको पठार बोलेंगे। तो जो पठार पर्वत से घिरा होता है उसको अंतर्वर्ती पठार बोलते हैं। महाद्वीपीय का मतलब बहुत बड़ा सा पठार होता है, जैसे इसमें शिलांग का पठार। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, शिलांग का जो पठार है ये भारत का जो पठार है जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, उसका भाग है शिलांग का पठार, जो कि कार्बी एलोंग का पठार भी इसको बोलते हैं। कार्बी एलोंग का पठार है, बोलते हैं इसको है। वो भी वही इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दूसरा है पर्वतपदी। देखिए, सॉरी, संचयित मतलब इकट्ठा हुआ, इकट्ठा करके बनाया हुआ पठार। वो कौन सा है? आयरलैंड का पठार हो जाएगा। आयरलैंड का पठार हो जाएगा। और पर्वतपदी का मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ वो कोई पर्वत है, यहाँ पर पर्वत के पास में ये पठार। पर्वतपदी मतलब पर्वत के पास मतलब कि पैर के पास में ये पर्वतपट्टी पठार, जैसे अपलेशियन पर्वत, सॉरी अपलेशियन पठार, जैसे अपलेशियन पठार। और यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो जाएगा इसके लिए? यहाँ पर क्या होगा? पेंटागोनिया पठार। यानी कि इसका क्या आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका पहले का ए, यानी कि ये दो तो नहीं होंगे। ए का 1, दूसरा का है बी का 4, बी का 4। यहाँ पर देखिएगा बी का 4 इसमें मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की, अच्छा ये अपलेशियन पठार कहाँ पे है? अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है? और तो एक मिनट, यहाँ पीट माउंट पठार है। यहाँ पर पीट माउंट पठार है जो कि अमेरिका में है। ये अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। कहाँ पर है ये? तो यूएसए में है, यूएसए के पूर्वी भाग में है। प्रायद्वीपीय पठार तुमको पता है भारत में है। और जो मैंने तिब्बत का पठार बताया वो कहाँ पर है? वो चाइना वाले पठार में, चाइना वाले भाग में है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तटीय बालू से प्राप्त होने वाली मूल्यवान खनिज उत्पाद निम्न में से कौन सा है? देखिए, यहाँ पर श्रीलंका से कौन कौन सा जो तट है, श्रीलंका का जो तट है वहां से कौन कौन सी खनिज मिलती है? वहां पर एक तो है आपका मोनाजाइट,
जिरकॉन और ग्रेफाइट, ये तीनों मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर लेते हैं मोनाजाइट की। मोनाजाइट भारत में जो तमिल वो है केरल है, केरल में भी ये मोनाजाइट पाई जाती है। श्रीलंका के बारे में दो बातें समझ लीजिएगा। श्रीलंका में पहली बात तो ये समझना है कि ये एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है, और यहाँ एक नदी बहती है, इसका नाम है महावेली गंगा, महावेली गंगा उसका नाम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, भारत से किससे अलग होता है, तो पाल्क जल संधि से अलग होता है, पाल्क जल संधि से अलग होता है। दो बातें, तीन बातें यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए चूना पत्थर की बात की जा रही है, तो पहला स्टेटमेंट है चूना पत्थर अधिकांशतः अग्नि प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, अग्नि नहीं है, अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है, मतलब कि सीमेंट में सबसे ज्यादा चूना पत्थर यूज होता है, और ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ना कि अग्नि चट्टान में। अब चट्टानों की बात हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा, इसके हिसाब से ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, दूसरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले थोड़ा चट्टान के बारे में समझ लेते हैं कि चट्टान कौन सी होती है और कितने प्रकार की पाई जाती हैं। देखिए जो चट्टान होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, रॉक्स कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित या कायांतरित, तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। देखिए जो आग्नेय चट्टान है उन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, ये जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें इनको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली जो चट्टान थी वो आग्नेय थी, या इनको प्रधान चट्टान भी बोलते हैं, प्रधान चट्टान भी बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें कोई जीवाश्म नहीं मिलता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि ये बहुत गर्म थी, जब गर्म थी तो यहाँ पर गर्म होने के कारण, गर्म होने के कारण इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा इसमें, तो यहाँ पर खनिज मिलने की संभावना बहुत कम है कि खनिज यहाँ पर नहीं मिल पाता है। और ये किससे बनी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले बनी होती है, इसके आग्नेय, इनको आग्नेय बोलते हैं, ये मैग्मा या लावा से निर्मित होती हैं, लावा से निर्मित होती हैं। जैसे एग्जांपल क्या होता है, जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसके सबसे अच्छे यहाँ पर उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अवसादी की। देखिए अवसादी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वो सेडिमेंटम से बना हुआ है, ये शब्द सेडिमेंट्री होती है और सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब है नीचे बैठना। तो इनका जो निर्माण होता है वो अपक्षय और अपर्दन से हुआ, क्षय अपर्दन से हुआ। ये परतदार होती हैं, ये परतदार चट्टान होती है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म मिलते हैं तो जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर खनिज भी पाए जाएंगे, खनिज में ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर,
बलुआ, पत्थर, ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कि ये जो रूपांतरित या कांतित है, ये अत्यधिक ताप और दाब की वजह से बदल जाते हैं। अब उनका रूप बदल जाता है, ठीक है, ताप और दाब की वजह से इनका रूप बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर साथ में देखेंगे स्लेट सिस्ट, स्लेट हो गया, सर्पेंटाइन या नीश, नीश, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ऐसी चट्टान जो सबसे पहले आई थी उनको प्राथमिक बोलते हैं, प्रधान चट्टान बोलते हैं। अवसादी, अपक्षय, अपर्दन, ये ध्यान रखिएगा, अक्षय अपर्दन के कारण बनती हैं। और ताप और दाब की वजह से कौन सी बनती है, रूपांतरित या कांतित बनती हैं, जिसमें से ये उदाहरण याद रखिएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की बात हमारे ख्याल समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक क्वेश्चन पे। देखिए, हाँ, ये हमने आपको बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, जो वन होते हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो वन है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, वन, भारत में जो वन है, जो वनों की बात करते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट की बात करते हैं, जब हम वनों की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्षा और ताप के आधार पर वनों का क्लासिफिकेशन होता है। आधार क्या है, वो है, आधार हो जाएगा वर्षा और ताप के आधार पर। बाद में वर्षा के आधार पर 3 प्रकार के वन मिलते हैं। एक वन होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय, या हम एक इसको ऐसे लिख देते हैं कि वर्षा के आधार पर जो वन मिलते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल मिलते हैं, कटिबंधीय। और ये जो उष्णकटिबंधीय होते हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सदाबहार वन, एक है पर्णपाती, या इनको मानसूनी भी कहते हैं, इनको मानसूनी भी कहते हैं। और तीसरा होता है मरुस्थली, मरुस्थली। तो वर्षा के आधार पर है, इसका मतलब ये होगा कि जहां पर खूब बरसात होती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये 250 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में जहां वर्षा होती है वहां ये वन पाए जाते हैं। और इंडिया में जो मरुस्थल का मतलब है कि जहां पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर वो मरुस्थली वन पाए जाते हैं। बाकी जो बीच में बचते हैं, मतलब कि यहाँ पर 60 से 220 या 200 के बीच, 60 टू 200, यानी 200, 60 से 200। और इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है आर्द्र, एक होता है शुष्क। आर्द्र में जहां पर 200 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसमें 110 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक जहां पर वर्षा होती है। और इसमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार भी इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर भी मतलब कि ऐसे वन जो आर्द्र सदाबहार है, और एक वन होते हैं जो आर्द्र अर्ध सदाबहार होते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक आर्द्र सदाबहार, दूसरे कौन से हैं, अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार, और दूसरे इसमें होते हैं अर्ध सदाबहार, अर्ध सदाबहार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन कौन से वन मिलते हैं। देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर होती है। अगर आपने मानसून वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता करना बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन से वन कहाँ पर मिलते हैं। देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर होती है। तो हमको पता है कि एक तो पश्चिम जो घाट है, इसका पश्चिमी ढाल, यहाँ पर बहुत बरसात होती है।
दूसरा उत्तर पूर्व एंड नॉर्थ ईस्ट में, तीसरा अंडमान एंड निकोबार, और चौथा लक्षद्वीप। 4 ये ऐसे एरिया हैं जहां पर खूब बरसात होती है। मरुस्थलीय बरसात, मरुस्थल कहाँ पे है? तो हमको पता है कि राजस्थान में है। दूसरी बात, जो पश्चिम घाट का पूर्वी ढाल है वहां पर, पश्चिम घाट का जो पूर्वी ढाल है वहां पर बहुत ज्यादा बरसात नहीं होती, क्योंकि ये रेन शेडो रीजन में एरिया में आता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखें इस तरीके से, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये, तो बरसात जो है वो इधर ज्यादा होती है। यहाँ पर ये, यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, और उस साइड में यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा नहीं होती है, यहाँ पर रेन कम होती है। तो इसको रेन शेडो रीजन एरिया यहाँ पर बोल सकते हैं। बाकी इंडिया में जितना पार्ट बचा वहां पर मानसूनी या पर्णपाती वन मिलता है। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं पर आर्द्र मिले, कहीं पर शुष्क मिले, वो अलग की बात है, लेकिन वहां पर मिलेंगे ये। इस हिसाब से हम देखेंगे कि जो पर्णपाती वन है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अच्छा, ये एक बार देख लीजिएगा, ताप के आधार पर कहाँ मिलते हैं? तो भारत में जो पर्वत हैं, पर्वतों पर ताप के आधार पर वन पाए जाते हैं, जैसे हिमालय और विंध्य सतपुड़ा, विंध्य एंड सतपुड़ा, और दक्षिण में जो नीलगिरी वगैरह वहां पर, नीलगिरी यहाँ पर दक्षिण में। ठीक है, तो आगे इसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया था, हमने आपको बताया अभी कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाए जाते हैं, तो जहां जहां एक ऑप्शन होगा वो कट जाएगा। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सही है। फिर कहता है अरावली पर, नहीं अरावली पे नहीं मिलता है, तो 3 के कट जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा सी। का मतलब हुआ कि ये उत्तर पूर्व में, और कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोयला किस प्रकार की सेल में पाया जाता है? तो कोयला किस प्रकार की सेल में मिलता है? तो कोयला मिलता है, अभी हमने बताया आपको कि ये अग्नि में नहीं मिलता, रूपकांतित में नहीं मिलता, कहाँ पे मिलता है? अवसादी में मिलता है। देखिए कोयला के बारे में 2-4 बातें समझ लीजिए कि कोयला कितने प्रकार का होता है और भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए कोयला 4 प्रकार का है, लेकिन ये जो प्रकार है वो कार्बन की प्रतिशत के आधार पर है, कार्बन का प्रतिशत इसके आधार पर है। कौन कौन है? तो इसमें पहला आता है जिसमें बोलते हैं एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसका घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन है? तो सबसे अच्छी क्वालिटी ये है, बेस्ट क्वालिटी ये है, सबसे अच्छा कोयला होता है, और सबसे खराब होता है ये, सबसे खराब होता है। क्यों? क्योंकि जो एंथ्रासाइट है यहाँ पर, सॉरी, इसमें जो परसेंटेज है कार्बन की वो लगभग 70 से 80, 80 से 90 के आसपास % के आसपास मिलती है, और 40% से कम कार्बन कहाँ होता है? वो पीट में होता है। इसको काला कोयला, इसको काला सबसे कठोर होता है और सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है, और ये चमकीला होता है। ये कठोर होता है, ये कठोर होता है और उच्च गुणवत्ता का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, और चमकीला होता है, चमकीला होता है। इसके साथ साथ में अगर विटामिनस को देखेंगे तो ये दूसरा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, दूसरा
सबसे अच्छा। और दूसरी बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस में मिलता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला यहाँ पर ये इसमें कोयला है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। अब इंडिया में दो प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। एक तो होता है बिटुमिनस और लिग्नाइट। जो कोयला है भारत में वो कौन कौन सा है? बिटुमिनस है और लिग्नाइट। इसका वितरण क्या है? बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये मिलता है गोंडवाना प्रकार के चट्टान में। और ये वाला कहां पर मिलता है? तो ये मिलता है टर्सरी, टर्सरी चट्टान में। 98% ये मिलता है और ये 2% मिलता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में ये मिलेगा। जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, यहाँ पर ये मिलेगा। नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड होगा, यहाँ पर ये मिलेगा। और दो बहुत फेमस खान है, मतलब माइन है इनके लिए। जैसे कहाँ पे मिलेगा कोयला इंडिया में? सबसे फेमस जो माइन है वो कौन सी है? तो इसमें एक नाम आता है कोयले के, कोयले के लिए नाम कौन सा होता है? एक आता है झरिया और एक आता है रानीगंज। झरिया कहाँ पर है? झारखंड में है। और रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो इतनी बातें हमने इसके बारे में बता दी है। बाकी आगे क्वेश्चन आए उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो बहुत डिटेल में जाना है नहीं अभी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? एंथ्रासाइट हो जाएगा कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी फसलें, फसलों का नाम दिया इसमें, कौन कौन सी फसलें खरीफ फसल में आती हैं। देखिए, फसलें इंडिया में तीन तरीके की हैं। तो खरीफ फसलें, रबी फसलें और उनकी बातें कर लेते हैं। देखो, पहले हम फसलों के बारे में देख लेते हैं। फसलें तीन प्रकार की भारत में है। क्रॉप्स तीन प्रकार की हैं। जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की हैं? तीन। पहली फसल रबी, खरीफ और जायद फसल। ठीक है, तो इसमें हमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि कौन सी फसल किस में आती है और कब किस में बोई जाती है और कब काटी जाती है। देखिए, रबी फसल की जब बात करेंगे, या हम सबसे पहले खरीफ की अगर बात करें, तो खरीफ फसल की जो बुआई है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है। मतलब ये हुआ कि खरीफ फसल की जो बुआई है वो दक्षिण पश्चिम मानसून आने के साथ में होती है। और ये मानसून आता कब है? तो हमें पता है लगभग जून के लास्ट में, जुलाई के आसपास में मानसून आना शुरू हो जाता है। जून जुलाई में। ठीक, और यहाँ पे बुआई होती है और लगभग वही 3 से 4 महीने तक ये फसल रहती है, फिर काट ली जाती है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब वही मान के चलिए सितंबर के आसपास इसमें कटाई हो जाती है। सितंबर या अक्टूबर के आसपास में इसमें कटाई हो जाती है। ठीक, उसके बाद, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में रबी की फसल बो जाती है और उस टाइम ठंडी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के आसपास में होती है। अक्टूबर और नवंबर के आसपास में इसकी बुआई होती है। नवंबर में बुआई होती है और लगभग 4 महीने बाद दिसंबर जनवरी फरवरी या मार्च में लगभग कटाई हो जाती है। लगभग वही फरवरी या मार्च में इसकी कटाई होना शुरू हो जाती है। मार्च में।
जाती है। इसके बाद जब ये कटाई हो जाती है तो फिर इसमें जायद की फसलों का लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई कौन-कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इनमें आती हैं? कौन-कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं? तो देखिए ख़ारिफ़ की जब बात करेंगे तो ख़ारिफ़ में जब ऐसी फसलें जो कि उष्णकटिबंधीय फसलें हैं। कौन सी फसलें? उष्णकटिबंधीय फसलें। उष्णकटिबंधीय फसलें। और यहाँ पर कौन सी फसलें आती हैं? इसमें शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय आती हैं। शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय आती हैं। उष्णकटिबंधीय आती हैं। उदाहरण क्या होंगे? जैसे एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इसमें कौन-कौन सी फसलें हो जाएँगी, तो इसमें जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, धान है, गन्ना है, तिलहन है, मूँगफली है, तिलहन है, मूँगफली है, कपास है, मक्का है, अरहर है, कपास, मक्का, अरहर, ये सब है आदि। और यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे गेहूँ होगा, जौ हो गया, गेहूँ है, जौ है, सरसों, चना, मटर, ये सब हो जाएगा। सरसों, चना, मटर, आलू, ये सब हो जाएगा। लेकिन जो जायद की फसल है इसमें क्या होता है, ये रबी के कटाई के बाद में बोना शुरू होता है। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब यहाँ पर बोई जाती हैं, सब्जियां आदि। यानी कि ये बहुत अल्पकालिक होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। और ये जो फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, ये कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो हमने इसमें फसलों के बारे में देखा। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि कौन सी खरीफ में आती है। तो कौन कौन सी खरीफ में आएगी, तो खरीफ का मतलब मैंने अभी बताया कि कब, जब मानसून आएगा, मानसून के साथ। तो मानसून के साथ आएगा तो उसको ऐसी फसल जिनको पानी ज्यादा चाहिए होगा, पानी इनको ज्यादा चाहिए होगा। तो उसमें गेहूं तो नहीं होगा, इसका मतलब है इसमें चार है वो काट दो, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, धान है, कपास है, मूंगफली है, यानी कि ये तीनों हो जाएंगी। धान भी है, कपास भी है, मूंगफली भी है, इसका मतलब सही हो जाएगा तीनों आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि कुछ उद्योग का नाम दिया गया है और दो के साथ साथ में फिर इसमें बात की गई है कि कौन किस किस शहर में। देखिए किनकी कहाँ पर है, जापान में। किनकी जापान में है, यानी कि ये दो इसके आंसर नहीं होंगे। और कैंटन कहाँ पर है, तो कैंटन है इसमें चीन में, चीन में। लॉरेन फ्रांस में है। और बेले बेलो हॉरिजेंटले कहाँ पर, ब्राजील में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, सॉरी सी का 4 और डी का 3। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें भूसंधारण से होने वाली क्रिया और उसके प्रभावों से होने वाले विभिन्न घटकों व निम्नलिखित निर्मित स्वरूपों को सम्मिलित कीजिए। भ्रंशन, विभंजन, अपनद, सममित वलन। देखिए यहाँ पर क्या है, भ्रंशन का मतलब है कि जब तनाव के कारण चट्टान टूट जाती है। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये चट्टान है, तो इसमें तनाव आया, तनाव से टूट गई, टूट करके ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, जैसे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा नीचे चला है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसमें नीचे चला है। तो भ्रंशन क्या होता है, तनाव के कारण टूटकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो भ्रंशन होता है। यानी कि ए का क्या होगा, 3। जब ए का 3 होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। विभंजन मतलब कि चट्टानों का समान रूप से टूट जाना, मतलब चट्टान होकर अपने आप से टूट जाए, विभंजन हो जाएगा।
अपनति का मतलब क्या, उठे हुए, जैसे एग्जांपल में कि इस तरीके से, इस तरीके से, तो अपनति का मतलब उठे हुए, ये जो है ऊपर, ये अपनति है। और अभिनत का मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे अंदर घुसा हुआ, अभिनत हो जाएगा। ठीक, तो अभिनत, तो यहाँ पर अभिनत का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो उठा हुआ है हिस्सा है उसको हमें बोलेंगे। फिर क्या कहता है, एक बचा सममित वलन। सममित वलन का मतलब है कि दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया ये इस तरीके से, दो भुजाएं हैं, उनका झुकाव समान है, तो क्या हो जाएगा, सममित वलन, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। साथ ही में एक बचा हुआ है इसमें, झारखंड। कौन सा बचेगा, झारखंड। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे पास होती है। तो कहता है कौन कौन सा राज्य से पास होती है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है, मतलब कि जो 3 जिसमें होगा वो नहीं होगा। बचा कौन सा, ये वाला, तो इसमें ये सही है। एक फैक्ट और समझ लीजिएगा, जो कर्क रेखा है इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भारत में जो माही नदी है, नदी 2 बार उसको काटती है, 2 बार काटती है माही नदी, इसको 2 बार काटती है। और एक बात समझिएगा इसमें, इसके निकटतम, कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी स्थित है, निकटतम राजधानी कौन सी स्थित है, वो है रांची। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित की जब बात करेंगे इसमें, तो यहां पर समझिएगा कुछ एग्रीकल्चर, देखिए स्थानांतरण कृषि और समझ लेते हैं पहले, स्थानांतरण कृषि क्या होती है, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, यानी कि काटो और जलाओ, काटो जलाओ भी कहते हैं, शिफ्टिंग भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहली बात ये समझिए, जनजाति लोग ही इसका प्रैक्टिस में लाते हैं अभी तक, जनजाति लोग इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक जगह की वन को काट करके जला देते हैं, जब बरसात होती है तो उसकी राख उसमें मिल जाती है और वो उपजाऊ हो जाती है, जिसके बाद में फिर वो उसमें अपना फसल उगाते हैं खाने के लिए, फूड क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, और फिर वो आराम से रहते हैं, 2-3 साल तक रहते हैं, फिर वो छोड़ के उसको चले जाते हैं। ठीक है, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर स्लैश एंड बर्न जो कृषि है उसके नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें क्या है, जो पोडू है, उसमें जो पोडू है वो उड़ीसा में बोलते हैं, ये सही है, ये इसमें सही है। मानसा हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसको खिल बोलते हैं, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, खिल। और मासा कहाँ पर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। मासा इसको मध्य प्रदेश में बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। बाकी इसमें 2 सही हैं। पूनम केरल में बोलते हैं, और झूम कहाँ पर बोलते हैं, असम। और ये बहुत फेमस है कि झूम कहाँ कहाँ बोलते हैं इसको, है झूम की खेती कहाँ की जाती है, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इसकी खेती यहाँ पर की जाती है। देखिए, कुछ और इसके नाम हैं, स्थायी नाम है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें, इसमें जैसे मध्य प्रदेश में वेबर दहिया दीपा, वेबर दहिया दीपा,
ये कहाँ पर कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में कहते हैं। इसके साथ में बत्रा, साउथ ईस्ट राजस्थान में कहते हैं। कुमारी तुमने बता दिया केरल में कहते हैं। कमान उड़ीसा में बोलते हैं। कमान उड़ीसा में बोलते हैं। पोडू आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। और जारा एरका दक्षिण के राज्यों में बोलते हैं। जारा एंड एरका दक्षिण के राज्यों में बोलते हैं। ये तो भारत के राज्यों की बात हो गई कि भारत के राज्यों में क्या क्या नाम बोलते हैं। कंट्री के अलग अलग वर्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर देखें यहाँ पर, जैसे मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मैक्सिको में। रे कहाँ बोलते हैं? वियतनाम में। यहाँ पर इसको वियतनाम में बोलते हैं रे। वियतनाम में बोलते हैं। तभी मेडागास्कर में बोलते हैं। मेडागास्कर बोलते हैं। इसके बाद खांग इक्वेटर वाले रीजन बोलते हैं। लोगन, लोगन कहाँ कहते हैं? तो लोगन कहते हैं इसको पश्चिम अफ्रीका में। चेना श्रीलंका में। यहाँ पर ये नाम इसके दिए हैं। इसके ये कुछ मैंने नाम बता दिए, बाकी बहुत सारे नाम हैं। अभी इतने ही हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ना है, बाकी आगे आएंगे तो पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 30 अगला क्या है? हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भागों में किस प्रकार के आकृति का निर्माण करती है? देखिए सारे जितने भी लिखे हुए हैं, गोखुर यानी ऑक्सबो लेक, विसर्ब लेक और डेल्टा का निर्माण, बाढ़ग्रस्त मैदान और गुम्फित वाहिकाएं, इन सब का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, इसमें कौन सा सही? देखिए दुर्गापुर कहाँ पर है, विश्वेश्वरैया कहाँ पर है, विशाख कहाँ पर है, सलेम कहाँ है? देखिए दुर्गापुर कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया कहाँ पर है? कर्नाटक में। विशाख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और सलेम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसका मतलब क्या होगा? A2 B3 C4 D1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें सी आंसर हो जाएगा। 15, भारत में धारणीय विकास की दर से उत्पाद विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत। देखिए विद्युत उत्पाद की अगर बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा विद्युत जो उत्पादन है वो कोयले पर आधारित है। सर्वाधिक किस पर है? कोयला आधारित। सर्वाधिक किस पर होता है? तो कोयला आधारित। कोयला आधारित। लेकिन जब कोयला आधारित विद्युत संयंत्र चलता है तो उसमें से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। हानिकारक गैसें निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें इसमें से निकलती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। खनिज तेल एवं गैस, इससे भी जब विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो इससे भी हानिकारक गैस निकलती है। परमाणु ऊर्जा, इसमें भी रिएक्टर जो होते हैं उसके लीकेज होने से नुकसान होने का खतरा रहता है। जल विद्युत, जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं। जल विद्युत का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे जो नदियों पर, नदियों के माध्यम से, यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजना उनके माध्यम से, बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 15 की बात करते हैं, वनस्पति विविधता के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो अभी हमने वनस्पति की बात की थी, तो वनस्पति के लिए दो मैंने बातें बताई कि भारत में दो प्रकार की जो वनस्पति का मतलब जो फॉरेस्ट हैं वो दो प्रकार के मिलते हैं, वर्षा के आधार पर, ताप के आधार पर। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई कि तापमान भी प्रभावित करता है, वर्षा प्रभावित करती है। और भूमियों, भूमियों का मतलब क्या है कि किस प्रकार की भूमि मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर डेजर्ट है, मतलब कि मरुस्थल है, तो वहां पर अच्छी भूमि नहीं है, तो अच्छी भूमि नहीं है तो वनस्पति अच्छी नहीं होगी। या बहुत उपजाऊ अगर भूमि है तो वनस्पति ज्यादा होगी। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका तीनों आंसर होंगे। 16 की बात करते हैं,
अरब सागर में स्थित द्वीपों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन की बात कर रहा है। इटली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है, सही है। 9 डिग्री चैनल द्वारा पूरे महाद्वीप को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, ये भी सही है। और मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी सही है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? लक्षद्वीप के बारे में बात की जा रही है। देखिए, लक्षद्वीप में पहली बात जो इसमें लिखी है वो हमें समझ नहीं है। दूसरी बात है, इसमें कुल कितने द्वीप हैं? कुल 36 द्वीप हैं। इनमें से 11 पर मानव रहते हैं, मतलब 11 परमाणु रहते हैं। दूसरी बात है, इसकी राजधानी क्या है? सबको पता है, कवरत्ती राजधानी है। और ये प्रवाल निर्मित जो द्वीप है, प्रवाल निर्मित है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लक्षद्वीप है वो मालदीव से 8 डिग्री नॉर्थ चैनल से अलग होता है। 8 डिग्री नॉर्थ चैनल से मालदीव से अलग होता है। और लक्षद्वीप किससे निर्मित है? प्रवाल निर्मित है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि नदी है, उसका सोर्स क्या है? देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो महानदी का जो उद्गम है सिहावा पहाड़ी से है। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी। ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। सिहावा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। सिहावा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन होगा 1 2 3 4। ठीक है। 18 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चट्टाने कौन कौन से रूपांतरण हुआ? देखिए, इसमें क्या है कि मूल चट्टान, मतलब जैसे आपने पढ़ा कि ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। और मैंने भी बताया था कि बलुआ पत्थर कहाँ मिलती है? अवसादी से मिलती है। और मिट्टी और सैल किसमें है? ये भी जो है वो अवसादी वाली चट्टाने हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो ग्रेनाइट चट्टान है वो किस में कन्वर्ट होती है? तो नीच में कन्वर्ट होती है, सही है। बलुआ पत्थर किस में कन्वर्ट होती है? मतलब कि ये जो मेटामॉर्फिक है इसमें कन्वर्ट होती है, कॉर्डेट में। और मिट्टी व सेल किस में कन्वर्ट होती है? वो होती है स्लेट में। इसलिए तीनों, उसका आंसर सही होगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इसमें अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियों के बारे में बात करी गई है। और ये बोला गया है इनका जो क्रम है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्रम के बारे में। इनका क्रम पूर्व से पश्चिम लगाना है। कैसा क्रम लगाना है? पूर्व से पश्चिम। अब जो क्रम है मैप में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा डाफना, मिरी, अभोर, मिसमी, ये मिलेगा। ये क्रम क्या है? ये क्रम है पश्चिम से पूर्व। ये क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व क्रम है। पश्चिम से पूर्व क्रम। एक्चुअल में पूछा इसमें क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो हमें सबसे पहले देखना है मिसमी किसमें है। तो मिसमी इसमें ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसमी, अभोर, मिरी और डाफना। अगर एक क्वेश्चन पूछता पूरब से या पश्चिम से पूरब तो हम लोग क्या लगाते थे? डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। ये क्या है? ये है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा इसमें बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, लैटराइट मृदा की बात करते हैं। देखिए, लैटराइट जो मृदा है इसके बारे में 2 4 बातें समझ लीजिएगा। ये मृदा ऐसी मृदा है जो वर्षा आधिक्य, यानी कि जहां पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक, और जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर पाई जाती है। तापमान अधिक होता है वहां पर पाई जाती है। दूसरी बात, लेटराइट लेटर से बना जिसका मतलब था ईंट। तो इसका जो प्रयोग है वो ईंट बनाने में किया जाता है। प्रयोग किसमें होता है? ईंट बनाने में कर सकते हैं, ईंट बनाने में। और तीसरी चौथी जो बात है वो ये है, ये काजू के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब कि यहाँ पर काजू या जो मसाले हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। अगली बात,
भारत में कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये पश्चिम घाट का जो पश्चिम तट है उस पर पाई जाती है। मुख्य रूप से मैंने बात करी वहाँ पाई जाती है। इसके साथ साथ में ये जो लेटराइट मृदा है, इस लेटराइट मृदा में जो अधिकता है वो किसकी अधिकता है? तो इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है। जो अधिकता है वो किसकी है? लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन कमी किस चीज की है? तो कमी इसमें है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कमी है। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड की कमी है। पोटास कार्बनिक एसिड, पोटास, चूना, इनकी कमी है। ध्यान रखिएगा इसको। तो कहता है कि इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ है और मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ है और बिहार में भी नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि 1, 2 और 3, 5 मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ बताता हूँ अभी, 1 मिनट। उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं हुआ है और मध्य प्रदेश में इसका थोड़ा सा जो विकास हुआ है वो हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 5। देखिए इसका आंसर डी वाला आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। ठीक, तो यहाँ पर भी आंसर भी लिखे हुए हैं कौन कौन से आंसर होंगे इसके। तो इसमें 20 क्वेश्चन थे, हमने इनको करवा दिया है और हमने प्रैक्टिस भी करवा दी है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और फिर एक प्रैक्टिस 2 में मिलेंगे, वहाँ पर भी 20 क्वेश्चन करेंगे। वो भी वहाँ पर भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब कि होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जिनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इंडियन ज्योग्राफी के हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों साथ में हम करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में आपको ये फायदा दे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि वीडियो में और क्या क्या हम अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।